Okay, so good morning. सबसे पहले हम लोग exercise 3 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. So write down the question. If the value of Avogadro's number is 6.023 into 10 power 23 per mole, and the value of Boltzmann constant is 1.380 into 10 power minus 23 joules per Kelvin, then find the significant digits in the calculated value of universal gas constant. देखो यहाँ पे आपको पहले एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको बता देता हूँ. हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं K. This is referred as Boltzmann constant. This is referred as Boltzmann constant. और दूसरा नंबर जो हम लोग लिखना है R. This is called universal gas constant. स्क्वायर थोड़ी आती है यार इसमें. Avogadro's number से डिवाइड कर देते हैं. This is your Avogadro's number. ये फॉर्मूला पहले आपको जानना पड़ेगा. फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्टली. That Boltzmann constant is equal to universal gas constant अपॉन Avogadro's number. आगे के चैप्टर्स में ये चीज आएगी, बट अभी आपको फटाफट फॉर्मूला लिखना है. So formula is Boltzmann constant K equal to universal gas constant R by Avogadro's number. अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन में आपको Avogadro's number की वैल्यू दे रखी है, Boltzmann constant की वैल्यू दे रखी है. आपसे पूछा गया है the number of significant digits in the calculated value of universal gas constant. तो आपको इससे पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. करिए एक बार जल्दी से. यहाँ से देखो, अगर हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू निकालनी है तो दिस बिकम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू अवोगाड्रोस नंबर. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारे पास 6.023 सॉरी 1.380 into 10 to the power minus 23 into Avogadro's number 6.023 into 10 to the power 23. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम जो हमारे पास नंबर होता है उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो आंसर होता है. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 है. एंड द सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 है. तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो R आएगा दैट कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है तो बिना सॉल्व करे भी आंसर लिख सकता है, बट अगर आप चाहो तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके भी निकाल सकते हो. बट ध्यान रखना है उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे. तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चाहो तो वैल्यू निकालो फटाफट जल्दी से. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आएगी सॉल्व होके 8.31174 से जूल्स पर मोल केल्विन. बट आप इसे आंसर रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उसको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा. तो 7 के बाद देखो 4 है तो उसे राउंड ऑफ करके पिछले नंबर पे ही लाएंगे. तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ R आएगी वो लिखेंगे हम लोग 8.3117 जूल्स पर मोल केल्विन. ठीक है सर, ये तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए ना. एक कम करा ना हमने इसलिए बाद में. पहले हमने एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. पहले स्टेप में क्या है, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. 1.380 को 6.0223 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर 23 तो कट जाएगा. मल्टीप्लाई करने के बाद 8.31174 आया. बट आपको आंसर कितने में लिखना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो एक डिजिट कम करेंगे. सॉरी एक और डिजिट कम करेंगे. हां वेरी इंपॉर्टेंट. we'll decrease one more digit, so 312 लिखेंगे. 8.311 तक राउंड ऑफ कर लेंगे ना सर इसको. तो 1 के बाद नंबर 74 है तो उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर पे लेंगे. so we'll round it off to 4 significant figures. तो अपना आंसर लिखेंगे 8.312. ठीक है. तो अगर कोई एग्जैक्ट आंसर भी पूछता तो भी निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में जो कि सिग्निफिकेंट फिगर से पूछा था तो हम डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते थे. तो सॉल्विंग करने की जरूरत ही नहीं थी. सिर्फ आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर. बस एक फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना.
आगे गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दिया, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करना है साइंटिफिक नोटेशन का। एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है आईआईटी पेपर में 2010 में। तो क्वेश्चन है सिल्वर हैज एटॉमिक मास 108 हैज अ डेंसिटी ऑफ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। The number of silver atoms on a surface area of 10 to the power minus 12 meters square can be expressed in scientific notation as y into 10 power x. वैल्यू ऑफ x बताना है आपको। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आईआईटी वाले कितनी टफ कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एज्यूम कर लो कि हमारे पास अगर 1 मोल सिल्वर है तो 1 मोल सिल्वर का जो मास होगा वो होगा 108 ग्राम। डेंसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे अगर हम इसका वॉल्यूम लिखें तो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम लिखेंगे तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज इक्वल टू 108 अपॉन 10.5। ठीक है, हमने एज्यूम किया हुआ है आर इज रेडियस ऑफ सिल्वर एटम इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब अगर हम सरफेस एरिया लिखेंगे, सरफेस एरिया occupied by one silver atom, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स in 10 to the power minus 12 meter square, which is same as 10 to the power minus 8 centimeter square, is equal to 10 to the power minus 8 upon pi r square। और r की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ r बनेगा 108 अपॉन 10.5 इंटू पाई इंटू 3/4 पाई इंटू na पावर 2/3। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ तक, पहले आप एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच जाओ, आपको यहाँ तक पहुंचना है। क्लियर है पहले यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो बताइए। सबसे पहले आपको पहले यहाँ तक की सॉल्विंग समझ में आनी चाहिए। तो अब देखो इस वैल्यू को सॉल्व करके हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 10 पावर माइनस 8 लिखा, 3.14 लिखा, 108 अपॉन 10.5 है ये, इसको 3 लिखा रहने दो। ये 4 इंटू 3.14 हो गया, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। पहले मैंने सारी वैल्यूज पुट करी। ठीक है, यहाँ तक ओके? 14। अब देखो अगर थोड़ा सा बस हमें क्या करना है, 10 की नियरेस्ट पावर तक सही नंबर पहुंचाना है आपको। तो 10 के नियरेस्ट पावर तक अगर सही नंबर पहुंचाना है तो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें और इस 10.5 को यहाँ से कैंसिल करके 10 लिख ले ऊपर वाली वैल्यू को। 105 से 108 में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो थोड़ा बड़ा नंबर कर रहे हैं। और 3.14 में 3 से डिवाइड करके उसको कैंसिल कर रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। एक नंबर बढ़ा रहे हैं, एक घटा रहे हैं, मतलब लगभग बराबर आ जाएगा। तो मैंने जो 4 येलो नंबर लिखे हैं उनको कैंसिल करके मैं 10 लिख सकता हूँ सीधे। तो क्या यहाँ तक ओके? सर 3.14 से उस 3.14 को ही आंसर कर दीजिए ना, 3 और 4 से इनको कर दीजिए 108 और 10.5। वही करा ना, 108 into 3 upon 10.5 into 3.14 को मैं 10 लिखने वाला हूँ सीधे। और कैसे? 6.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा लमसम, 24 सम पॉइंट समथिंग। तो 4 अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 100 लिख लें। तो मेरा सीधे सीधे इतना बड़ा जो कैलकुलेशन लिखी हुई है इसको मैं बस इतना लिखने वाला हूँ। देखो थोड़ी देर बाद 10 पावर माइनस 8 अपॉन 3.14
into 4 into 10 power minus 24 power 2/3। बस मेरी कैलकुलेशन में इतना नंबर बचा है सॉल्व होने का। लेकिन ये सब बात आपको तभी समझ आएगी जब आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं। करते हैं तो आपको इतनी कैलकुलेशन क्लिक ही नहीं करेगी। So 10 power minus 8 by 3.14 into 4 into 10 to the power minus 24 power 2/3। बस कितना नंबर बचेगा मेरा, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो नीचे देखो 10 पावर माइनस 24 में पावर 2/3 अप्लाई करेंगे तो 10 पावर माइनस 16 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 10 to the power minus 8 अपॉन 3.14 into 4 power 2/3 into 10 to the power minus 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 into 10 to the power 7 divided by 3.14 into 4 power 2/3। So this can be written as x into 10 to the power 7। So y की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी y into तो उल्टा लिख लीजिए, y into 10 to the power 7, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप पूरी कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार ध्यान से, कुछ पार्ट आपको ना समझ आ रहा हो तो बताइए। हम लोग एक्सरसाइज 2 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 2% NaCl, 4% CaCl2 and 6% NH4Cl। द मोलैरिटी ऑफ द क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन। तो देखो अगर हम इसका 100 ml सॉल्यूशन अज्यूम कर लें, मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंसंट्रेशन निकालते टाइम आप सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट ले सकते हो। तो अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया तो उसमें 2 ग्राम NaCl हो गया, 4 ग्राम CaCl2 हो गया और 6 ग्राम NH4Cl हो गया। अब आप इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स लिख लो, तो 2/58.5 हो गया, ये 4/111 हो गया और ये 6 NH4Cl का मोलर मास बताओगे कितना है? मोलर मास ऑफ NH4Cl 53.5। 53.5। ये आपके मोल्स आ गए। CaCl2 तो 111 ही आ रहा है ना। तो अब यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन निकालेंगे तो NaCl से तो एक ही क्लोराइड आएगा तो 2/58.5, CaCl2 से 2 क्लोराइड आएंगे तो 4 into 2 divided by 111 और NH4Cl से एक ही क्लोराइड आएगा तो ये टोटल क्लोराइड आयन के मोल्स हो गए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of the solution into 1000। यहाँ से सॉल्व करके मोलैरिटी निकाल। ठीक सर हम लोगों को ये पता कैसे चला कि ये वेट बाय वॉल्यूम इन लोगों ने परसेंटेज में दी है? See, whenever it is given percentage, you have three options. Either it is weight by weight, or it is volume by volume, or it is weight by volume. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए या मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, राइट? और क्वेश्चन में देखो हमारे पास किसी की भी डेंसिटी गिवन नहीं है। तो जब डेंसिटी गिवन नहीं है तो हमें वो यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे कन्वर्ट हो पाएगा। तो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट सेलेक्ट करी जाती है। सो विल सेलेक्ट ओवर हियर वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि अगर हमने वेट बाय वेट सेलेक्ट कर लिया तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। अगर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया तो सॉल्यूट का मास नहीं निकल पाएगा। तो वी हैव टू अज्यूम इट वेट बाय वॉल्यूम। तो ऐसा कई बार होगा, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ये चीज मेंशन नहीं करी जाएगी कि परसेंटेज बाय वेट है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम है या परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम है। तो आपको वो यूनिट सेलेक्ट करनी है जो उसका मोस्ट कन्वीनियंट वे है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास ऑप्शन केवल क्या था? वेट बाय वॉल्यूम लेना था, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी किसी की भी नहीं है, ना सॉल्यूशन की ना सॉल्यूट की। तो वी हैव टू गो फॉर वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। सर उस क्वेश्चन में क्लोराइड आयंस का पूछा है मोलैरिटी। हाँ, तो हमने क्लोराइड आयन के मोल निकाले ना सबके। देखो NaCl में एक क्लोराइड आयन होगा, CaCl2 में 2 क्लोराइड आयन होंगे
और NH4Cl में एक क्लोराइड आयन होगा, तो NaCl के मोल्स डायरेक्ट लिख लिए, CaCl2 में डबल करा और क्लोराइड आयन NH4Cl से डायरेक्ट लिया। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया हुआ है 10 gram of a sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with Na2CO3 to precipitate the calcium as calcium carbonate. This calcium carbonate is heated to convert all the calcium to CaO and the final mass of CaO is 1.62 gram. Percentage by mass of CaCl2 in the original mixture. तो देखो आपके पास दो सब्सटेंस है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, और उसमें कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको पता है कि सारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है मोल्स में करनी पड़ेगी, तो मोल ही एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें CaCl2 के जो मोल है, CaCl2 जो है उसको हमने A मोल एज्यूम कर लिया। अब रिएक्शन में देखो CaCl2 की रिएक्शन अगर Na2CO3 से होगी तो इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड 2 मोल्स ऑफ NaCl। और बाद में उसने बोला हुआ है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। तो अगर आपके पास इसके A मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी A मोल बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के A मोल से A मोल्स ऑफ CaO बनेगा। तो जो A मोल्स ऑफ CaO है उसका मास दिया हुआ है 1.62, मोलर मास से डिवाइड कर दो तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, और एक बार A की वैल्यू आ जाएगी तो उसको मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करना, तो आपको मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से मल्टीप्लाई करना, तो कैल्शियम क्लोराइड का मास आ जाएगा, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। बट सर वो कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रिएक्शन तो सोडियम कार्बोनेट की केवल CaCl2 से हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी बनेगा NaCl से रिएक्ट होकर। अगर सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट है तो पहले तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। मान लो तुम कुछ कंफ्यूज भी हो तो भी कैल्शियम कहाँ से लाओगे? समझ आया? कैल्शियम ऑक्साइड जितना भी बनेगा वो सब कैल्शियम क्लोराइड से ही तो बनेगा। सोडियम क्लोराइड से कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बन सकता ना किसी भी मेथड से। यहाँ से A की वैल्यू निकाल 31.9 आ रहा है। A जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, मास आ जाएगा। यहाँ से मास ऑफ CaCl2 अगर निकालेंगे, दिस इज 1.62 by 56 into molar mass of CaCl2 is 111, और यहाँ से परसेंटेज ऑफ CaCl2 निकालेंगे अगर हम, तो 1.62 by 56 into 111 by 10 ग्राम दे रखा है into 100, ये सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। एक लोग फटाफट आंसर तक चेक करो, आंसर आ रहा नहीं आ रहा? 31.9 आ रहा है। वो जस्ट आंसर वैसे मुझसे तो 32.1 एग्जैक्ट आ रहा है, पता नहीं कैसे 32.1% ही आएगा। 1.62 into 111 by 56 है ना, तो 16.2 into 111 by 56 करो, मुझे नहीं लगता आंसर का पड़ेगा। आएगा 32.1 ही आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, आफ्टर 6 you ask next question is 7th। 7th तो मैंने कराया था शायद आपको पहले क्लास में, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 6 क्लियर हो गया पहले? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो गो फॉर 7th। 7th क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि फ्लोरीन की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, उससे NaF बन रहा है, फिर वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है, बाद में NaF की रिएक्शन CaO से करा के CaF2 बना रहा है। उसने कहा as the plant operates, excess of lime was added to bring about the complete precipitation of the fluoride as CaF2. Over a period of operation, 200 kg of fluorine was fed into the plant together with 1000 kg of lime. The percentage utilization of lime. Percentage of utilization of lime का मतलब आपने कितना lime यूज किया है बस वो निकालना है। तो मतलब जो बच गया पहले वो निकालो। तुम्हारी इक्वेशन के हिसाब से F2 plus 2 NaOH से 2 NaF plus water plus half oxygen बन रहा है। दूसरे इक्वेशन में 2 NaF plus CaO plus water से
CaF2 + 2 NaOH बन रहा है। अब हमने इसका 200 kg ले रखा है, ये 200/38 × 10³ मोल हो गया। अब रिएक्शन में देखो फ्लोरीन के 1 मोल से 2 मोल NaOH बन रहा है, तो उसके मोल्स हो गए 2 × 200/38 × 10³ जितना NaF वहां रिएक्ट हो रहा है वो अगले स्टेप में रिएक्ट करेगा। और यहाँ की रिएक्शन से देखो 2 मोल फ्लोरीन से 1 मोल CaO रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम, तो लाइम कितना यूज हो रहा है वो पता चल गया, तो उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO रिएक्टेड, ये वैल्यू हो जाएगी 200/38 × 10³ फिर इसका मास निकालेंगे अगर हम, तो 200/38 × 56 × 10³ ग्राम्स हुआ, और इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 200/38 × 56 kg हो गया। मास आ गया। अब कितने परसेंट यूज हुआ है 1000 kg में से वो निकाल, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू 200/38 × 56/1000 × 100। ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार जल्दी से। 29.5। 29.5 के आसपास आता है कुछ। समझ आया? बहुत सीधा सीधा है। देखो क्वेश्चन को बस लेंथी किया जाता है, दिस इज द ओनली टेक्निक। एडवांस के पेपर में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। बस टेक्निकलिटी क्या है कि वो आपको परेशान करेगा। अब देखो कितना बड़ा सवाल लिख दिया, अगर ये छोटा सा सवाल लिख देते कि 200 kg F2 से कितना CaO रिएक्ट करेगा, अगर इतना सा सवाल होता तो आप में से कोई भी सॉल्व कर देता इसको। बट आप देखो कितना माहौल बनाया गया सवाल में। फ्लोरीन डिस्पोजल प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट द रिएक्शन। फालतू लाइन कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन लिखी है बैलेंस करके, टेंशन खत्म। आगे लिखा है एज द प्लांट ऑपरेटेड एक्सेस ऑफ लाइम वाज एडेड टू ब्रिंग द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्लोराइड एज CaF2। कुछ नहीं करना है मैं उसका। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 200 kg फ्लोरीन वाज ऐड इन, ठीक है, 200 kg फ्लोरीन यूज हुआ इनटू द प्लांट टुगेदर विद 1000 kg ऑफ लाइम, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ लाइम। तो मतलब सिंपल सा सवाल है, 200 kg फ्लोरीन को 1000 kg लाइम से रिएक्ट कराया, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म होगा, दूसरा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है वो अमाउंट निकाल के परसेंटेज निकाल दिया। तो क्वेश्चन के उस पार्ट पे फोकस करना होता है जिससे सवाल सॉल्व होगा। फालतू बातें एडवांस के पेपर में खूब लिख के आती हैं। आपको इसी में परेशान हो गया कि फ्लोरीन का डिस्पोजल प्लांट क्या होता है, कैसे इतना बनता होगा फ्लोरीन, तो तुम परेशान रहोगे, क्योंकि इस सब बातों का सवाल से कोई लेने देना नहीं। समझ आएगा? फ्लोरीन में मोल्स निकालने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 200 kg लिखा है ना, और मास ग्राम्स में लेना होता है। हाँ, मास सर। अपॉन मोलर मास में मास चाहिए होता है ग्राम्स में। हाँ सर, हाँ। ठीक है, क्लियर? तो आपको फियर फैक्टर कम करना है। अगर फियर फैक्टर बना के रखोगे तो फिर सवाल नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि फियर तो क्रिएट किया गया है ना सवाल में, वो हम कैसे खत्म कर देंगे। बाकी आपको जो सिखाया है उससे कोई सवाल नहीं फंसेगा, इसकी मेरी गारंटी है एकदम फुल। आप एक भी सवाल ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते कि सर ये मुझे पता ही नहीं है, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी, दैट वोंट हैपन। बट अगर आप क्वेश्चन देख के फियर फैक्टर में आ जाओगे तो फिर तो ऑब्वियसली दबाव तो बना ही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है, देखो, सैंपल वाज सपोज्ड टू बी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, the substance was actually the mixture of magnesium carbonate and barium carbonate, but the standardization was correct in spite of the erroneous assumption. The percentage of magnesium carbonate in the mixture would be, तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या था, एक सैंपल था कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको देखो इतने दिन में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि हम सारे कैलकुलेशंस जितनी भी करते हैं सब मोल के फॉर्म में करते हैं, और किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूले का हमारे लिए क्वेश्चन में क्या यूज होता है, हम उसका मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं बस, और तो हमारे लिए उस फॉर्मूले से कोई लेना देना होता नहीं है। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस के मास से पहले मोल बनाने के लिए मोलर मास यूज करते हैं, और फिर जब मोल से पूरी कैलकुलेशन करके फाइनली पता चल जाता है कितने मोल्स बन रहे हैं तो उसमें फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो टेक्निक होती है। तो हमें मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए बार बार मोलर मास यूज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्सन ने क्या करा कि HCl का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा था, उसके करते टाइम उसने मान लिया कि सब्सटेंस उसका प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी उसने सॉल्व करते टाइम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास यूज किया होगा।
बट बाद में उसको पता चला कि जो मिक्सचर था वो एक्चुअली में मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का मिक्सचर था, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट था ही नहीं। बट बाद में उसको पता चला कि उसके सवाल का आंसर एकदम सही आ रहा है, मतलब उसने जो गलती करी उसके बाद भी उसके आंसर में गलती नहीं हुई। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का उसने जो मोलर मास यूज किया है वही मोलर मास मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट के मिक्सचर का आ जाए, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट के मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास के बराबर हो जाए, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कैल्शियम कार्बोनेट था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट था। इतनी बात समझ आई पहले आपको? अगर किसी क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट दिया, मान के हमने सवाल सॉल्व कर दिया, बट वो एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का मिक्सचर था, लेकिन हमारे आंसर में कोई गलती नहीं आई, इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल आ गया। तो हमारा लॉजिक क्या निकला सवाल करने के लिए? The average molecular mass of magnesium carbonate and barium carbonate mixture है वो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी 100 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाना तो आपको आता है। अब देखो कितने सीधे सवाल को कितना कॉम्प्लेक्स करके पूछा गया। आपको एक्चुअली में एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो हम अज्यूम कर लें कि इसके कैल्शियम कार्बोनेट के A मोल है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो बेरियम कार्बोनेट के 100 माइनस A मोल होंगे। तो उसका अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो A into 824 प्लस 100 माइनस A into बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बताऊं कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट सर 197। 197, so 100 minus 1 into 197 divided by 100, ये एवरेज मोलर मास आ गया। दिस इज इक्वल टू 100। सबसे पहला काम यहाँ से सॉल्व करके A निकालना है। बाद में उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बताना है आपको कितना है। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करेंगे, ए का मास, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास A into 84, टोटल मास A into 84 प्लस 100 माइनस A into 197, ये टोटल मास हो गया, into 100, ये सॉल्व करके निकालना है। तो आप ध्यान से देखो A into 84 प्लस 100 माइनस A into 197 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 100 into 100 आ जाएगा, यानी कि आपको फाइनल आंसर में केवल A into 84/100 निकालना है। A into 84/100 निकालना है। ठीक है, यहाँ से आपको A into 84/100 निकालना है। तो पहली कैलकुलेशन से A निकालो, उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए। नाइन में लिखा है सैंपल ऑफ प्योर कॉपर वाज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर। द फाइनल वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 3.92, परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइज्ड। तो देखो क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है कॉपर कितना ऑक्साइज हुआ, इसका मतलब कॉपर 100% ऑक्साइज नहीं हुआ। तो पहले इक्वेशन लिख लो 2Cu plus O2 के CuO, इसका 3.18 ग्राम ऑक्साइज कराना है और इसका 3.92 ग्राम बन रहा है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है परसेंटेज ऑफ कॉपर ऑक्साइड और ऑप्शन में 100% नहीं है, इसका मतलब हमें पता है कि कॉपर पूरा ऑक्साइज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कॉपर से प्रोडक्ट नहीं लिखना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बट लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो मुझसे कुछ कर नहीं सकते। तो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है तो उसके मोल्स निकालो। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं ना सर? कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगा सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का मास ही नहीं है। हाँ सर, हाँ। तो 3.92 अपॉन 63.5, और कॉपर कुछ ना कुछ बच रहा है, अगर पूरा कंज्यूम हो रहा होता तो एक बार को ऑक्सीजन का मास निकाल सकते थे हम। तो मोल सही करना पड़ेगा। तो पहले हमने मोल्स ऑफ CuO निकाला, और फिर मोल्स के रेशियो में आपको पता है कि इसका 2 मोल्स ऑफ CuO बनेगा, तो ये 2:2 रेशियो है। तो अगर कॉपर ऑक्साइड के जितने मोल है उतना ही कॉपर कंज्यूम होगा। सो मोल्स ऑफ कॉपर यूज्ड is 3.92 divided by 63.5 plus 16, 63.5 plus 16। ठीक है, अब यहां से आप अमाउंट ऑफ कॉपर निकालो। अमाउंट ऑफ कॉपर कैसे आएगा, 3.92 डिवाइडेड बाय
63.5 प्लस 16 इंटू 63.5। अब यहाँ से परसेंटेज निकालो, तो 3.92 डिवाइडेड बाय 63.5 प्लस 16, इतना तो यूज हुआ है। कितने ग्राम कॉपर में से? 3.18 में से। तो 100 में से कितना होगा? इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। सर 98.5 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। चलेगा, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट आंसर लिखो, जो वैल्यू दी है उसका नियरेस्ट आंसर लिखो, चलेगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती, ऑप्शन में जो नियरेस्ट आंसर होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। इसका 10th क्वेश्चन तो आपको पहले भी बता चुका हूँ। 10th क्वेश्चन में देखो यूनिट क्या करा है, 1/6 की जगह और 1/12 ऑफ कार्बन की जगह 1/6 ऑफ कार्बन करा, तो हमारी यूनिट जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी जो 1 Slight ABU था। decrease. हाँ, तो अगर यूनिट आपने, मैंने आपको लॉजिक सिखाया था, अगर यूनिट बड़ी करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है, और वैल्यू बड़ी करते हैं तो यूनिट छोटी हो जाती है। तो आपको अब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताया था कि 1 ABU जो एक्चुअली में होता है 1/day. 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा है ये वैल्यू तो फिक्स है। अब आप अगर 1/12 की जगह 1/6 कर दोगे तो इसका मतलब हमारी यूनिट जो है वो डबल कर दी आपने। तो अगर यूनिट डबल कर दी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, वन मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4. On heating to the temperature at which all the N2O4 may be dissociated into NO2, the mean molar mass tends to be the lower value of 39.6. What is the mole ratio of N2, NO2 and N2O4 in the original mixture? तो सिंपल देखो, आपको क्वेश्चन में एवरेज मोलर मास का सवाल है, दो बार करना है। एक बार N2, NO2 और N2O4 है, आप इसके A मोल मान लो, इसके B मोल मान लो, ये 1 माइनस A माइनस B मोल हो गया। अब जो N2O4 है वो डिसोशिएट होकर 2NO2 बनाएगा, तो अगर इसके A मोल है तो ये 2A मोल बन जाएगा फाइनली। तो पहले वाले केस में एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो 55.4 इज इक्वल टू 1 माइनस A माइनस B इंटू 28। यहाँ से एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले वाले केस में फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 माइनस A माइनस B इंटू 28 प्लस B इंटू 46 प्लस A इंटू 92 बाई 100 या बाई 1 टोटल इज इक्वल टू 55.4। इज इक्वल टू 55.4। ये बात समझ में आई पहले? यस सर। और दूसरे वाले केस में जब N2O4 पूरा NO2 कन्वर्ट हो गया तो 2A बन गया। तो नई कंडीशन में 1 माइनस A माइनस B इंटू 28 प्लस 2A प्लस B इंटू 46 डिवाइडेड बाय, अगर टोटल मोल्स लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस A, एंड दिस इज गिवन टू यू 39.6। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। पहले वाली इक्वेशन में A और B दो वेरिएबल है, दूसरे वाले इक्वेशन में भी A और B दो वेरिएबल है। यहाँ से सॉल्व करके A एंड B निकाल लेंगे। जल्दी करना है तो एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पुट करके चेक कर लो, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उससे आंसर आ जाएगा। यू डोंट वांट टू सॉल्व तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप भी आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा 12।
आप वही सारे सवाल पूछ रहे हो जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं, 10th के बाद सर आपने ये पूछा 3 वेरिएबल लेकर भी कर सकते थे। वो ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। 3 वेरिएबल क्यों लोगे जब टोटल मोल 1 दे रखा है। y2 इंक्रीज 3 वेरिएबल, एक और इक्वेशन बन जाएगी a + b + c = 1। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का सवाल हो जाएगा, तो अपने टेक्निकलिटी क्यों बढ़ाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, मतलब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स है। अगर आपको लगता है आप कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस, अदरवाइज एक इक्वेशन तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। Then he was 13th question. Amount of iron pyrites required to produce 5.6 liter of SO2 at 1 atmosphere 273 Kelvin. तो देखो यहाँ पे FeS2, अब यहाँ पे देखो POAC वाला टेक्निक लगाएंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। FeS2 में 2 सल्फर है तो इसका मतलब इससे 2 मोल SO2 बनेगा, क्योंकि जो भी SO2 बनेगा वो सल्फर से बनेगा और सल्फर के 2 एटम है, तो सर्टेनली 2 ही मोल SO2 बना सकते हैं आप बस। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल SO2 के लिए हाफ मोल FeS2 चाहिए। तो अब इसके मोल लिखो, 5.6 लीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 22.4 कर दो, इतने मोल हो गए। तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, हाफ इंटू 5.6 बाई 22.4 मोल्स। और एक बार मोल आ गया तो मास लिख लो, तो 1/2 इंटू 5.6 बाई 22.4, मोलर मास बताइए कितना आ रहा है इसका। सर 120 आया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा यार, आंसर 3 आंसर के हिसाब से 15 ग्राम आना चाहिए। सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस लैग। मैंने बोला कि FeS2 से सल्फर SO2 बनाना है। FeS2 में अगर 2 सल्फर है तो 1 मोल FeS2 से 2 मोल सल्फर बनेगा। तो अगर आपको 1 मोल SO2 दिया हुआ है तो उसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, हाफ मोल FeS2। तो 5.6 बाई 22.4 मोल ऑफ SO2 से कितना FeS2 बनेगा वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन लिखा है, 1 liter of CO2 is heated with limited amount of graphite, the volume of the gases collected is 1.5 liters, calculate the number of moles of CO produced। तो देखो CO2 की रिएक्शन कार्बन से करा रहे हैं तो उससे 2CO बनेगा। इसके बाद आपने इसका 1 लीटर ले रखा है और कार्बन देखो लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो कार्बन लिमिटेड अमाउंट ले रखा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो 1 में से कुछ x कंज्यूम हुआ, इसका 2x बना, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x, और ये 1.5 लीटर दिया हुआ है आपको। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस पता चल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो जाएगा, 1 लीटर। और फिर आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलोगे, STP पे वॉल्यूम अगर 1 लीटर आ रहा है तो मोल्स कितने हुए, 1/22.7। ठीक है, तो CO2 की रिएक्शन कार्बन से करा के CO बनाया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रेफाइट, तो मतलब इस क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट ग्रेफाइट हो गया। 1 लीटर से जो रिएक्ट कर रहा है वो x है, तो 1 माइनस एक्स लिखा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो तो CO2 के 1 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म होंगे, तो अगर CO2 का x कंज्यूम होगा तो CO का कितना बनेगा, 2x। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, वो आपको 1.5 लीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आ गया CO का 1 लीटर। और तो उसने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्रोड्यूस्ड एट STP, तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/22.7। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 19।
सो 19th क्वेश्चन में देखो, नाइनटीन क्वेश्चन लिखा है व्हाट वॉल्यूम शुड बी मिक्स शुड यू मिक्स 0.2 m NaCl 0.1 m CaCl2 solution so that in the resulting solution the concentration of positive ion is 40% lesser than the concentration of negative ion. Assume total volume of the solution is 1000 ml. तो आप देखो टोटल वॉल्यूम अगर 1000 ml है तो हमने 0.2 m NaCl का VML मान लिया और इसके 0.1 m CaCl2 से 1000 माइनस VML मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू वी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बताया था आपको, मोल्स होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 1000 ml, ये Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। ठीक है, और यही कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की भी हो जाएगी क्योंकि एक Na प्लस बन रहा है, एक Cl माइनस बन रहा है। यहाँ से कैल्शियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे अगर हम, तो कैल्शियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.1 इंटू 1000 माइनस वी अपॉन 1000। बट जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो एक मोल से 2 मोल क्लोराइड आयन बन रहा है, तो उसको डबल कर देंगे तो 2 इंटू 0.1 इंटू 1000 माइनस वी अपॉन 1000। दोनों कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गए, Na प्लस भी आ गया, Cl माइनस भी आ गया, Ca2 प्लस भी आ गया, Cl माइनस भी आ गया, कॉन्सेंट्रेशन निकल आए सबके। अब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन है वो 40% लेसर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन है। तो पहले पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, तो Na प्लस और Ca2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% लेसर देन द नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, Cl माइनस टोटल, उसका अगर हम 60% ले लें तो कैटायन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। 40% लेसर का मतलब क्या हुआ कि अगर एनायन का 60% कंसंट्रेशन ले लें तो वो कैटायन के बराबर हो जाएगा। बस इसको इक्वेशन में पुट कर दो, ये 0.2 इंटू वी अपॉन 1000, ये वैल्यू अगर लिखेंगे हम तो ये आएगा 0.1 इंटू 1000 माइनस वी अपॉन 1000। दूसरी साइड में 0.6 इंटू 0.2 इंटू वी बाई 1000 प्लस 0.2 इंटू 1000 माइनस वी बाई 1000। देखो 1000 तो कट गया पूरे प्रोसेस, वी सॉल्व करके निकाल लेना है। तो इक्वेशन में बन जाएगा आपका 100 प्लस 0.1 वी is equal to 0.6 into अगर सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू ये हो जाएगा 200 माइनस 0.2 भी आएगा तो वो कट जाएगा, यहाँ से 0.1 वी की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 100, यहाँ से वी की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में लिखा है बस वो करते जाना। हमने कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली। क्वेश्चन में लिखा है कि कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन एनायन से 40% कम है, इसका मतलब एनायन की 60% कॉन्सेंट्रेशन कैटायन के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में लिखा है अमोनिया गैस डिसोशिएट्स इनटू अ रिजिड कंटेनर। तो जब अमोनिया डिसोशिएट होगी तो 2 मोल अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। उसने लिखा वेट ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेस विद टाइम। ये तो गलत हो गया क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है किसी भी रिएक्शन में, तो मास बढ़ तो नहीं सकता। दूसरे पॉइंट लिखा है प्रेशर ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस विद टाइम। तो देखो प्रेशर कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो इसके देखो 2 मोल रिएक्ट करके टोटल 4 मोल बन रहा है। तो इस रिएक्शन में 2 मोल गैस रिएक्ट करके 4 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। 2 मोल गैस जो है वो फाइनली 4 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल प्रेशर तो इंक्रीज करेगा बट अमोनिया का प्रेशर तो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इसका प्रेशर अगर P मान लें स्टार्टिंग में तो उसमें से कुछ 2P कम होगा, ये P और 3P बनेगा। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस विद टाइम, ये करेक्ट है। टोटल प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस विद टाइम, ये गलत हो गया क्योंकि देखो टोटल मोल्स 2 से 4 हो रहे हैं,
तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस प्रोसेस से अगर टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा है प्रेशर ड्यू टू प्रोडक्ट गैसेस मोर देन द इनिशियल प्रेशर, ये ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट गैसेस में 2 मोल से 4 मोल बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट गैसेस का प्रेशर आएगा वो इनिशियल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो प्रेशर है वो 2 मोल के करस्पॉन्डिंग है और बाद में जो प्रेशर है वो 4 मोल के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, क्लियर 22। इसके बाद 31 पे पहुंचना है। 22 फिर से ध्यान से देखो, अमोनिया का डिसोसिएशन हुआ है, N2 प्लस H2 बन रहा है, 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, तो 2 मोल गैस 4 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, जबकि हर इंडिविजुअल गैस में अगर देखेंगे तो अमोनिया का प्रेशर डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। सर सर 25th क्वेश्चन में बी स्टेटमेंट करेक्ट कैसे होगा? 26 में 25th में 25 में लिखा है 33.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस, ये तो गलत है ना, ये सही कैसे हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अच्छा था करेक्ट, इसमें। हाँ ठीक है, तो 33.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स। ये तो केवल एसटीपी का कंडीशन है। फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स, हाँ ये तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम का 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट कराएंगे तो उससे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ये बात तो ठीक है। एक मिनट, 6 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, ये तो करेक्ट हो गया। एक मिनट, क्वेश्चनिंग फॉल्टी लग रहा है। 6 लीटर ऑफ HCl is consumed for every 3 लीटर of hydrogen produced, ये तो ठीक हुआ, क्योंकि अगर 6 लीटर HCl कंज्यूम करेंगे हम लोग तो उससे 3 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रिएक्शन रेशियो क्या है 6:3 है, ये तो ठीक है। अगले स्टेप में लिखा 36.3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 67.2 लीटर हाइड्रोजन एट STP is produced for every 1 mole of aluminum reacts, तो अगर 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो उससे हाइड्रोजन बनेगा 3/2 मोल्स, ये गलत स्टेटमेंट। ये भी गलत हो गया। और लास्ट में लिखा है 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम, तो अगर आप 1 मोल HCl कंज्यूम करोगे तो उससे हाफ मोल H2 बनेगा, तो अगर हाफ मोल सर H2 बी बनेगा पार्ट तो करेक्ट होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर सही कर लो, इसका आंसर फॉल्टी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा मेरी समझ से A एंड नहीं, A तो करेक्ट है, B एंड C शायद, है ना? यस सर। इसका आंसर सही कर लो, इसका आंसर होना चाहिए सर बी पार्ट तो करेक्ट होना चाहिए। B। कैसे करेक्ट होगा बेटा? अगर वॉल्यूम, अगर हम किसी गैस का लिख रहे हैं तो जब तक प्रेशर टेम्परेचर नहीं मालूम होगा तब तक वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे? हाँ 33.6 लीटर STP पे अलग होगा, प्रेशर टेम्परेचर बदल दोगे तो फिर वॉल्यूम बदल जाएगा। तो जो 33.6 लीटर आ रहा है वो तो केवल STP पे करेक्ट है। ठीक है, सर इसका सी कैसे इनकरेक्ट है? मैं आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी B एंड C, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर A एंड D। ठीक है, अच्छा सही कर लीजिए बस का। डी वाला 22.4 पे करेक्ट है, 22.7 पे थोड़ा सा डिफरेंट आ उतना रहा है। चल जाता है, उसको एरर नहीं मानते। मतलब मैंने बोला ना, अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है तो वो भी स्टेटमेंट पे गलती है। मतलब दैट मच अजम्पशन विल टेक, वो नियरेस्ट आंसर सही मान लेते हैं। एक्चुअली मैं 11.35 ठीक लिखा बता हुआ दीजिए। था, अगर आपको और सही करना है तो 11.35 लिख लो, दैट इज परफेक्ट वे। सर ऑप्शन ए में हाँ बेटा, सर एक बार सी बता दीजिए। क्या हुआ है और क्वेश्चन में HCl सॉलिड स्टेट पे है। नहीं HCl तो एक्वस स्टेट में ही लेना पड़ेगा, सॉलिड थोड़ी ना होता है HCl, वो मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन। ठीक है,
HCl must be aqueous. वॉल्यूम अगर बहुत प्रिसाइसली लिखना है तो 11.35 कर लो, अदरवाइज 11.2 से भी चल जाता है, उसको इतना एरर नहीं मानते, नियर बाय में उसको करेक्ट मान लिया जाता है, तो उसका आंसर बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद आपने 31 क्वेश्चन पूछा था मुझसे। थर्टी वन देखो कुछ नहीं, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए लिखा हुआ है, यूनिट स्टेट में है, कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन। देखो एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको समझाओ। इन क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 इट्स गिवन ओशन करेंट्स आर मेजर्ड इन द सर्वर ड्रॉप एसवी यूनिट बनाई गई, जिसका मतलब 1 एसवी का मतलब 10⁻9 मीटर क्यूब पर सेकंड है। द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द टिप ऑफ फ्लोरिडा फॉर एन इंस्टेंस हैज अ फ्लो ऑफ 35 एसवी, तो 35 एसवी का मतलब हुआ 35 into 10⁻9 मीटर क्यूब पर सेकंड, वहां से वाटर फ्लो हो रहा है। ये चीज समझ में आई आपको? पहले यूनिटी तो बदल दी गई है तो उसको हम लोग लिख लेंगे, तो हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर हुआ वो हुआ 35 into 10⁹ मीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्वेश्चन है पूछा है द फ्लो ऑफ गल्फ स्ट्रीम इन मिलीलीटर्स पर मिनट, तो बस यूनिट कन्वर्ट करो, मीटर क्यूब को मिलीलीटर। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर स्क्रीन फ्रीज है। हाँ कर रहा हूँ उसको। तो फ्लो ऑफ गल्फ स्ट्रीम में देखो आपको दे रखा है कि यूनिट दे रखी है अलग से, सर्वर ड्रॉप व्हिच इज एसपी, उसका मतलब है 10⁻9 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो जो फ्लो ऑफ वाटर दे रखा है वो 35 into 10⁻9 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। अब उसने बोला हुआ है इसको कन्वर्ट करके मिलीलीटर पर लीटर में कन्वर्ट करना है, पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा आपने सवाल फिजिक्स में सॉल्व किया हुआ। मीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स, तो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2.1 into 10 to the power 18 milliliters per liter। अच्छा नहीं, आंसर 3 into 3.7 into 10 नहीं, सर इसका एग्जैक्टली आंसर हाँ नहीं आ रहा है, 3.5 into इसको सॉल्व करो तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.1 into 10⁻18। बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आंसर थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ता है तो कर सकते हैं, दैट इज अलाउड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले पॉइंट में पूछा मास ऑफ वाटर इन द गल्फ स्ट्रीम फ्लोज पास्ट अ गिवन पॉइंट इन 24 आवर्स इज, तो आपको पता चल चुका है कि 1 सेकंड में कितने मिलीलीटर पास हो रहा है। आपको वाटर की डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर ml होती है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि पर मिनट जो हो गया 32 क्वेश्चन के लिए आपको पता चल गया कि 1 मिनट में जो वाटर पास होगा वो 2.1 into 10⁻18 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो 60 मिनट इज 1 आवर, और आपको 24 आवर्स में पूछा है, तो 24 आवर्स का मतलब कितना हो गया 24 into 60 मिनट्स, तो उसमें कितना आ जाएगा 2.1 into 10⁻18 into 24 into 60, कितने ग्राम से आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 into 10 to the power 20। मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन में बस फियर फैक्टर क्रिएट किया है, बाकी सवाल तो आप देख ही सकते हैं कितना फर्जी है। अगले केस में लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 पेटालीटर ऑफ वाटर टू फ्लो पास्ट गिवन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, तो अभी आपको पता है कि 2.1 into 10⁻18 लीटर पर मिनट है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.1 into 10⁻15 liters per minute, because 1000 ml is 1 liter। अब आपको पूछा 10⁻15 लीटर से कितना होगा, तो 2.1 into 10⁻15 लीटर पास होने में लगता है 1 मिनट, तो 10⁻15 लीटर्स में कितना लगेगा 1/2.1 into 10⁻15 into 10⁻15 मिनट्स, और आपको आंसर सेकेंड्स में लिखना है, तो 60/2.1 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 28 सेकंड के आसपास आंसर। ठीक है,
चलो अभी यहीं तक बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे वाली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ।